और इस बीच हमारे साथ एडलवाइज फाइनेंशियल्स के अमरीश बलिगा भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अमरीश, राय आपसे लेना चाहूँगा डीएलएफ पर। कल इसका आईपीपी खुलेगा जिसके जरिए प्रोमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी जो 75% तक लानी है सेबी के नियमों के मुताबिक। 222 से 233 रुपए का बैंड इन्होंने फिक्स किया है। स्टॉक यहाँ पर 237 के आसपास क्लोज हुआ है फ्राइडे को। क्या करना चाहिए डीएलएफ में? I think DLF with the sort of asset sale जो लोग कर रहे हैं, I mean like they have also sold off their asset in Hyderabad, so they have been able to bring down their loan book to a certain extent, and this OFS also, I mean, is being done to ensure that the minimum public liquidity is there. So I think I mean the bottom for the stock, which earlier was closer to about 170, 180. I think that's moved up. It should move up to about 210, 220 levels. So I really don't think too much of a downside is there for DLF as such. राइट इसके साथ जो दूसरे स्टॉक्स जिनके आज नंबर्स हैं बैंक्स में, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, अमरीश आप किसके साथ जाएंगे? हालांकि बॉटम लाइन पे थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। Absolutely, but I think Bank of Baroda clearly is a much better bank as compared to Bank of India, because there I still see some NPA issues I mean coming up for the next couple of quarters. So I mean my preference, I mean if you're talking of these two banks, surely is Bank of Baroda. DLF किन लेवल्स पर खरीदेंगे सोमेल टेक्निकली? आई थिंक अब जो नेक्स्ट 20 वीकली मूविंग एवरेज है वो अराउंड 215 या 210 के आसपास है। एग्जैक्ट लेवल तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन 215 या 210 के आसपास है और वहाँ पर आप इसे खरीदें, क्योंकि एक ट्रायंगुलर पैटर्न नीचे की तरफ टूट चुका है। ये कुछ समय से नेगेटिव चल रहा है और मैं समझता हूँ कि अभी भी थोड़ा सा करेक्शन बाकी है, लेकिन 215 210 के आसपास आप खरीद सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है डीएलएफ पर फिलहाल कॉल। लेकिन अब समय हो गया है जानने का कि एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। चलते हैं वरुण दुबे के पास। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला कॉल है इंडसइंड बैंक पे और यहाँ रश्मि ग्रुप के प्रवीर कुमार सरकार हमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि स्टॉक में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है और सैटरडे की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई बनाया था। यहाँ रैली आगे भी जारी रहने की उम्मीद है और 2 से 3 दिनों में यहाँ आपको 525 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आज का दूसरा कॉल है जेकेडी व्यू पॉइंट की जेके दोषी का और ये हमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि स्टॉक में नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने मिला है और मोमेंटम इंडिकेटर स्टॉक में फर्दर डाउन साइड के इंडिकेशन दे रहे हैं। 3 से 4 दिनों में स्टॉक आपको 72 के लेवल्स दिखा सकता है, यानी मौजूदा 100 से करीब 8% के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। चले चलते आज के तीसरे और चौथे कॉल के लिए शेर खान के सोमिल मेहता के पास। गुड मॉर्निंग सोमिल, बताएं आज खरीदारी करेंगे या बिकवाली? मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूँगा यहाँ पर और यहाँ पर HDIL सेल करना चाहूँगा। एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऑन द आर्ली चार्ट से वो नीचे की तरफ टूटा है, तो मैं इसे सेल करके चलना चाहूँगा। स्टॉप लॉस 56 का और टारगेट अराउंड 50 के आसपास का रखें। मोमेंटम इंडिकेटर सेल साइड पर हैं डेली के, तो इसमें सेल करना चाहूँगा मैं। दूसरा होगा IFCI में एक राइजिंग वेज पैटर्न बना है और वो नीचे की तरफ टूटने की एक्सपेक्टेशन है और मैं समझता हूं कि इसके टारगेट्स अराउंड 28 के होने चाहिए और स्टॉप लॉस स्टिक लगाएं 32 के आसपास। शुक्रिया सोमिल। चले चलते आज के 5वें कॉल की और यहाँ पेनोरामा टेक्निकल्स के अल्पेश फुरिया हमें टेक महिंद्रा में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि स्टॉक में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देखने मिला है और स्टॉक में 1010 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और इसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो आपको स्टॉक में 4 से 5 दिनों में 1070 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, यानी सैटरडे की क्लोजिंग से करीब 75 रुपये के रिटर्न्स आपको स्टॉक में कमाने मिल सकते हैं। चलिए, तो इन पर हम नज़रें रख सकते हैं। ये ट्रेडिंग कॉल्स हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ बने हुए हैं। कुछ और स्टॉक जो काफ़ी आज हरकत में रह सकते हैं उन पर एक राय ले लेते हैं। अमरीश, हमने देखा है कि काफ़ी हद तक बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा जो इंटरेस्ट सेंसिटिव्स हैं, चाहे वो ऑटो ले लीजिए या रियल एस्टेट ले लीजिए, वो फोकस में है। इनमें आपके कोई टॉप पिक्स हैं? क्योंकि डीएलएफ के बारे में आपने बात की, लेकिन इसके अलावा ऑटो में कोई टॉप पिक? ऑटो में अभी कोई टॉप पिक नहीं है, बिकॉज वी हैव सीन आई मीन एक्सट्रीमली गुड रैली, स्पेशली स्टॉक्स लाइक मारुति वी हैव सीन एट लाइफ टाइम हाइज. टाटा मोटर्स आल्सो परफॉर्मिंग डिसेंटली वेल. But then looking at the monthly numbers, मुझे लगता है कि over the next couple of months, at least the next 5-6 months, we'll see flat to weak numbers, which will finally have an effect on the bottom line for most of these companies. So risk-reward ratio at these levels is not really favorable.
अमरीश, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर आपसे राय लेना चाहूँगा। जिस तरह से 10% हिस्सेदारी शुक्रवार को टीपीजी की बिकी और उसके बाद अब आज खबरें ये आती हुई दिख रही कि वो बैंकिंग लाइसेंस के लिए बड़े दावेदार बनते हुए दिख रहे हैं और अब पीरामल ग्रुप भी उनके साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है आपको, क्या इस स्टॉक के लिए सबसे बुरा समय खत्म हो चुका है, यहाँ से एक अपसाइड बन सकती है? निवेश की राय देंगे आप या बेचकर निकल जाना चाहिए? निवेश की राय इस लेवल पे नहीं दूंगा बिकॉज वी ऑलरेडी सीन दैट रन अप बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय पिरामल ग्रुप and again the like expectation that the banking license like they will be applying for the banking license and they could be one of the front contenders for that license. So I think this is already there in the price to a certain extent, so expectations are built up. So I mean at these levels I'll not invest fresh. चलिए आइए अब देख लेते हैं कि किन शेयरों पर एफआई ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट दी है। एसआर ऑयल पर गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहा है। लक्ष्य 110 रुपए का किया है। उनको लगता है कि कंपनी के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ सकते हैं करीब $10 के करीब। FY14 में हायर मार्जिन्स, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी के कैश फ्लो को बूस्ट करेगा फिलहाल, तो इसलिए खरीदारी की सलाह। सिटी ग्रुप ने रिपोर्ट दी है दिग्गज पावर कंपनी एनटीपीसी पर और लक्ष्य 183 रुपये का, और उनका ये कहना है कि एनटीपीसी की जो प्रोडक्शन की सालाना क्षमता है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है, उसके चलते हुए मुनाफा भी बढ़ेगा। खरीदें हम। शोभा डेवलपर्स पर बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहा है। लक्ष्य 425 का यहाँ पर फिलहाल उन्होंने किया है। उनको लगता है कि ये थोड़ा महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक, और साथ ही जो प्री सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और उनको लग रहा है कि फ़िलहाल वैल्यू ग्रोथ भी इतनी नज़र नहीं आ रही, इसलिए ये नेगेटिव्स हैं काउंटर के लिए। सन फार्मा पर एक शानदार रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। उन्होंने खरीदारी की राय दी, लक्ष्य बढ़ा दिया है 1160 रुपये के आसपास का। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस रिपोर्ट के साथ साथ सन फार्मा को मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एशिया की टॉप पिक्स में भी शामिल किया है, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आगे चलते हुए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। इनकी सब्सिडरी कंपनी से काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावनाएं भी बनती हैं। कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रह सकते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन। अमरीश, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। शुक्रवार को नतीजे आए, नतीजे वैसे देखा जाए तो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ मुनाफे में बढ़त है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम की वजह से। स्टॉक में एक अच्छा रनअप लगभग दुगुना हो चुका है स्टॉक 3-4 हफ्तों में। 110-111 पर क्या कॉल होगा? इस लेवल पे फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंगल आई वुड से बुक आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि जिस हिसाब से चला है स्टॉक लास्ट 2 महीनों में, आई मीन क्लियरली द वर्स्ट इज बिहाइंड देम, but a stock nearly doubling from the levels which we had seen 2 months back clearly calls for a small correction. When I say a small correction, it's possible that we could see levels of closer to about 90-95. ओके, तो ये कॉल है फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन पे। इसके साथ साथ जिस तरह से एसआर ऑयल पे फिलहाल गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहा है, सोमिल इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? उनको लग रहा है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफ़ी बढ़ सकते हैं, $10 के करीब। हायर मार्जिन्स और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट हैं जो फिलहाल कंपनी के कैश फ्लो को बूस्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है? आई थिंक इसकी जो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। हमने पिछले हफ्ते में भी एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखा है। जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो बाई साइड पर ही हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए ऊपर की तरफ। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 95 के आसपास के लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म नज़र आ सकते हैं, लेकिन 110, 120 थोड़ा सा मुश्किल है अभी इस समय, लेकिन माइट बी के 1 या 2 क्वार्टर के बाद वो लेवल्स देखने मिले। आशीष, अपोलो टायर्स पे क्या पोजीशंस बनती हुई दिख रही है वायदा कारोबार में? शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ शॉर्ट्स हैं बाजार में? क्या रेंज आप इसके लिए देख रहे हैं? क्या ट्रेड करना चाहिए? देखिए ओवरऑल अनिल जी पूरे ऑटो स्पेस में, अपोलो टायर स्पेस में हमने देखा कि एक अच्छी खासी बाइंग पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। खासतौर पे अपोलो टायर्स और एमआरएफ दोनों ही काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन का बिल्डअप हमें देखने को मिला था। पर अगर से अपोलो टायर्स में हमने देखे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ये काउंटर ट्रेड होने के बाद में पिछले 2-3 दिनों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो जिसके चलते मुझे लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट के पास ये आ चुका है। बावजूद इसके कि खराब रिजल्ट इसमें देखने को मिले, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, और जिसके चलते 90 या 88 ये लेवल्स इनके नीचे मुझे लगता है कि ये काउंटर इसमें शॉर्ट टर्म में जाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो 88-90 के लेवल्स के आसपास अगर से काउंटर आता है तो डेफिनेटली वहां पर पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, और ऊपर में वापस से 105-110 तक के लेवल्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अमरीश, MTNL यहाँ पर खबरें फिर से आ रही हैं कि BSNL और MTNL शायद
3 एंटिटीज़ में फ़िलहाल एक प्रपोजल है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास, जिस पर वो चर्चा करेगा कि इनको शायद डिवाइड किया जाए, उसके बाद मर्जर होता हुआ नज़र आए। और ये हमने देखा मर्जर की खबरें जब भी आती हैं स्टॉक में काफ़ी रिएक्शन होता है, फिर वो होता नहीं है और स्टॉक नीचे आ जाता है। आपको क्या लग रहा है? और इनको एक रिफंड भी मिल सकता है फिलहाल 4G का, तो MTNL को कैसे आप अप्रोच करेंगे? लग रहा है कि शायद कुछ अब कदम उठा सकती है सरकार। कदम उठाने से भी मुझे लगता है कि दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म सॉर्ट ऑफ अ ट्रिगर, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इटसेल्फ इज नॉट मेकिंग मनी राइट नाउ, लुकिंग एट द सॉर्ट ऑफ कंपटीशन इट हैज फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स। ऑल्दो दिस वुड हैव मेड सेंस पॉसिबली 8-10 years बैक, पर अभी मुझे लगता है कि बोथ द लॉस मेकिंग यूनिट्स कमिंग टुगेदर इज नॉट गोइंग टू मेक अ प्रॉफिटेबल यूनिट। So I think because of this, in case there is an upside, मुझे लगता नहीं कि upside could be more than possibly 34-35 rupees. I mean, like that's the level which we have seen in the last 52 weeks. So I really don't see too much of an upside beyond that. So from a trader's point of view, yes, I think because of this news, one could look at buying it. But I really do. I mean, this is surely not an investor stock. चलिए, प्री ओपनिंग सेशन से संकेत इंटरेस्टिंग आते हुए देख रहे हैं। कमजोर शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी SGX निफ्टी के विपरीत। 50 अंक नीचे सेंसेक्स और 10 अंक नीचे निफ्टी पर। पहली टिक आती हुई 6100 के लेवल पर निफ्टी पर यहाँ पर शुरुआत होती हुई दिख रही है, यानी कि शनिवार के लेवल के आसपास ही शुरुआत होती हुई दिख रही है। मामूली कमजोरी है 3 पॉइंट की निफ्टी पर और 30 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स पर इस वक्त आपको नजर आएगी। कौन से स्टॉक्स कमजोर है? DLF, जाहिर सी बात है कि 233 रुपये का ऊपरी बैंड है जो फ्लोर प्राइस फिक्स की है और जो बैंड फिक्स किया, स्टॉक वहीं पर ट्रेड करता हुआ 1.5% की कमजोरी के साथ। PNB 1% कमजोर, यहाँ पर मुनाफा वसूली बरकरार अच्छे नतीजों के बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा आज नतीजे देने वाला है, काफी कमजोर नतीजे रह सकते हैं ऐसा हमारा अनुमान है और 1.25% के आसपास की कमजोरी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। TCS और ITC जैसे दिग्गजों ने भी थोड़ी कमजोर शुरुआत की है आज 1% के नुकसान के साथ। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं। हिंडाल्को में भी मामूली कमजोरी आज साफ तौर पर दिख रही है। मजबूत शेयर कौन से? डॉक्टर रेड्डीज शनिवार के सेशन में काफी जबरदस्त मजबूती स्टॉक ने दिखाई थी, आज फिर से मजबूत खुलता हुआ 1.5% के आसपास का उछाल है। मैं बता दूं आपको कल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज नहीं, सारे के सारा फार्मा स्पेस में जबरदस्त खरीदारी है। डॉक्टर रेड्डीज के ठीक पीछे है सन फार्मा और ल्यूपिन, ये टॉप 3 गेनर है इस वक्त निफ्टी पर जहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। और आप देख सकते हैं बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, इसी लिहाज से इन लेवल्स के आसपास मिड कैप शेयरों में ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी होने के संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। तो मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी यहाँ पर तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में साफ तौर पर दिख रहे हैं उन पर फोकस कर लेते हैं। बाजार में इस वक्त फार्मा स्पेस के अलावा जो कुछ खरीदारी थोड़ी सी दिख रही है वो ऑयल एंड गैस शेयरों में आती हुई दिख रही है। ONGC, केन इंडिया, BPCL, ये कुछ एक स्टॉक्स है जहां पर तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ये एक और स्पेस है जहां पर थोड़ी मजबूती आती हुई नजर आ रही है। बड़े मूव्स जहां पर आते हुए दिख रहे हैं, एल्डर फार्मा एक स्टॉक है जहां पर रत्नाकर बैंक ने अपने उनके प्लेज रखे हुए शेयर्स बेचे थे, आज फिर से 10% के लोअर सर्किट पर ये स्टॉक एक बड़ा मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाकी शेयरों में काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में, सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली 1/4% की कमजोरी। जोनिल, और कौन से स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं आप? जी, कई सारे स्टॉक्स जैसा हम बात कर रहे थे MTNL, फिलहाल BSNL और MTNL शायद 3 एंटिटीज़ में डिवाइड हो सकता है ऐसा खबरें हैं और स्टॉक 3% ऊपर चला गया है फिलहाल इस खबर के चलते। इसके साथ साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक खरीदारी PNB में भी फिलहाल आती हुई नज़र आ रही है। ये एक स्टॉक काफ़ी एक्टिव है। ओबरॉय रियल्टी, इन्होंने टाई अप किया है रिट्स कार्ल्टन के साथ फॉर सिटी होटल, तो ये एक स्टॉक है ओबरॉय रियल्टी का जो आज फोकस में है फिलहाल। इसमें हम काफ़ी एक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आज काफ़ी एक्शन है, उसमें हम देख रहे हैं कि चुनिंदा काउंटर्स हैं जो आज काफ़ी एक्टिव हो गए। ग्लोबल ऑफशोर, एक स्टॉक जो पहले गरवारे ऑफशोर के नाम से जाना जाता था, 4% ऊपर है फिलहाल। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं खबरों का असर फिलहाल इस स्टॉक पे आता हुआ। इसके साथ यूनिकम लैब्स, इसके नंबर्स अच्छे थे, इसमें आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो नतीजे आए थे उस पर कुछ असर देख रहे हैं हम स्टॉक्स पे, जैसे कि यूनिकम लैब्स हो गया, श्रीराम EPC देख लीजिए, यहाँ पर नतीजों का असर पड़ा है। करीब नुकसान 6 करोड़ का था 4 करोड़ के मुनाफे के सामने, तो ये एक स्टॉक है जो फिलहाल थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। पुंज लॉयड, नंबर्स आए थे, हमने बिक्री 8% बढ़ती हुई देखी, मार्जिन थोड़े कम हो गए थे, मुनाफा अच्छा बढ़ा था, तो स्टॉक में थोड़ा सा रिएक्शन है कल के बाद। कल आपको याद होगा शनिवार को ये 4% नीचे था स्टॉक, और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर है। अपोलो टायर, जैसा आप बात भी कर रहे थे, मुनाफा टॉप लाइन हमने 3038 करोड़ पे देखा, ऑपरेटिंग मार्जिन 11% पे देखे, स्टॉक थोड़ा सा कमजोरी दिखाता हुआ इस समय, थोड़ी सी प्रॉफिट की जाती है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं, अशोका बिल्डकॉन 6% से ज़्यादा का उछाल दिखाता हुआ
हर 2 शेयरों पर 1 शेयर बोनस का ऐलान किया है कंपनी ने और यही वजह कि स्टॉक में एक अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। शोभा डेवलपर्स ये इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है, हालांकि एक डाउनग्रेडिंग आई है इस स्टॉक पर एफआईज की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक हरे निशान में खुलने में कामयाब रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 1% के आसपास की मजबूती है। प्राज इंडस्ट्रीज आज नतीजे पेश करने वाली, उससे पहले स्टॉक मजबूत है। और कमज़ोर शेयरों का जिक्र करें तो जेके सीमेंट के नंबर्स कमज़ोर आए हैं, वहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एमटेक इंडिया आज नतीजे पेश करेगा, लेकिन उससे पहले स्टॉक 4% कमज़ोर है। देना बैंक भी खराब नतीजे के बाद 4% के आसपास का नुकसान दिखाता हुआ, और वैसा ही रुझान आपको दिखेगा रिलायंस कम्युनिकेशन में, मामूली गिरावट 1% के आसपास की। लेकिन फिर से दिग्गज शेयरों पर अगर फोकस करें, 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी सेंसेक्स में आती हुई दिख रही है। निफ्टी पर 30 अंकों की यानी कि आधा % के आसपास की कमजोरी, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो साफ तौर पर जो संकेत शनिवार के सेशन से मिल रहे थे, निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडर्स ने 20-20 पॉइंट की प्रीमियम देकर खरीदे हैं। तो जो कमजोर ट्रेडर्स निफ्टी फ्यूचर्स खरीद कर गए, उनकी पोजीशंस यहाँ पर कटती हुई दिख रही है। और 6080 का वो लेवल है जिसकी बात आशीष कर रहे थे बाजार खुलने के पहले। आशीष, वही लेवल आ चुका है 6075 6080। निफ्टी खरीदने का सही वक्त है ये? जी हाँ, एक इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन बनाने की नज़र से मुझे लगता है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल एरिया होगा जहाँ पर पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। और ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 6040 ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा निफ्टी फ्यूचर्स में, जिसका एक स्टॉप लॉस रख के ये लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ऑन अपसाइड 6130 6140 शॉर्ट टर्म टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। ओके अमरीश, इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स आज काफ़ी एक्टिव हो गए हैं उसमें फार्मा स्टॉक्स शामिल हैं। डॉक्टर रेड्डीज ले लीजिए, सिप्ला ले लीजिए, लुपिन ले लीजिए, और इनमें हम लगातार खरीदारी देख रहे हैं। आज भी फॉलो बाइंग है। टॉपिक क्या आपका इसमें? यहाँ पे टॉपिक क्लियरली सन फार्मा है, विच हैज बीन लाइक consistent performer if you're talking of the last possibly 3 to 4 years. Lupin is the other stock which I would have in my portfolio, and third is Dr. Reddy. So I think these 3 stocks should be there in the portfolio. सोमिल, कल नंबर्स हैं डॉक्टर रेड्डीज के, उससे पहले खरीदारी का मौका है। इस वक्त स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 2135 पर। बिल्कुल, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर रेड्डीज एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है इन द फार्मा स्पेस इटसेल्फ। कम से कम 2400 के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं इस स्टॉक में। कुछ समय पहले मैंने आपके चैनल पे भी ये बताया था, वॉल्यूम्स बढ़िया है, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हायर डिग्री के हैं वो भी बाई साइड पर आए हैं। तो ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी आप इन्वेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। 2400 के टारगेट्स इन द शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स वायदा बाजार में काफ़ी एक्टिव हो गया है। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको फिलहाल, क्या करना चाहिए? क्या आपको याद था पहले इसमें थोड़ा सा प्रेशर था, अब लग रहा है फिर से लोअर लेवल पे इंटरेस्ट आ रहा है? जी हाँ, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है 1000 के आसपास। इस काउंटर में पहले भी हमने देखा कि काफ़ी बार जब भी ये 1020 के आसपास आया तो एक सपोर्ट इस काउंटर को देखने को मिला, और अभी भी एक पोजीशन बिल्डअप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर से हम इसके पूरे फॉर्मेशन को देखें तो 1300 से काफ़ी एक एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन का बिल्डअप है, जिसके चलते मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव आ सकता है। तो मे भी एक शॉर्ट टर्म अपसाइड पॉसिबल है जो इसको 1080 तक लेके जाए, बट उन लेवल्स पर डेफिनेटली मैं लॉन्ग साइड में एक प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस करता हूँ। आशीष, देना बैंक यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? ये क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा था नंबर्स के बाद से थोड़ा सा प्रेशर है। देखिए ओवरऑल आज तो एक हमने गैप डाउन ओपनिंग इस काउंटर में देखा है, और जब भी गैप डाउन ओपनिंग होती है और जिस तरह का बिल्डअप इस काउंटर में, उसके चलते मुझे लगता है कि ये गैप अगर से आज फिल नहीं हुआ तो डेफिनेटली इसमें एक डाउन साइड जो है वो 85-86 लेवल्स तक हमें देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में। और अगर से उन लेवल्स को भी ये ब्रीच करता है तो डेफिनेटली वहाँ से 78 तक का एक डाउन साइड आने वाले दिनों में देना बैंक में हमें देखने को। बता दें आपको, देना बैंक के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। मुनाफा 254 करोड़ के मुकाबले 125 करोड़ पे आया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 600 करोड़ के सामने 562 करोड़ की आई, और ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ नजर आया, नेट एनपीए बढ़ता हुआ नजर आया। जबकि आप देख रहे थे कि अभी जो दूसरे बैंक्स के नंबर्स आ रहे थे वहाँ पर एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही थी, यहाँ पर खराब होती हुई नजर आई। लेकिन एक और स्टॉक जहाँ पर राय लेना चाहता हूँ आशीष आपसे, वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक होता हुआ दिख रहा है। नतीजों के बाद तेज़ी से गिरा था स्टॉक, और लगभग 12-15% का करेक्शन होने के बाद अब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है 1000 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आज वायदा कारोबार में टॉप गेनर के तौर पर 2% ऊपर है। 1050 पर क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म अपसाइड पॉसिबल है। 1080 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उन लेवल्स तक के डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है। बट 1080 1090 ये जोन होगा जहां पर मुझे लगता है काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट जो है वो वापस से एक बार एक्टिव हो सकते हैं। तो इन लेवल्स के आसपास डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए। चलिए, वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। अमरीश, सोमिल और साथ ही
आशीष, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज बाजार और स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। बाजार कमज़ोर, सेंसेक्स और निफ्टी पर 20,000 का आंकड़ा लेकिन सेंसेक्स ने अब भी बरकरार रखा है। निफ्टी 6100 के नीचे ज़रूर है लेकिन 1/4 से आधा प्रतिशत की कमजोरी 6075 के आसपास जो हम बात कर रहे थे वहीं पर इंट्राडे में सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन मिड कैप शेयरों ने और स्मॉल कैप शेयरों ने अभी भी हरे निशान में बने रहने में कामयाबी हासिल की है। तो ब्रॉडर मार्केट की चाल उतनी बुरी नहीं लेकिन दिग्गजों में थोड़ा सा बिकवाली का दबाव आज दिख रहा है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रभुदास लीलाधर के अजय बोर्ड के। बाजार पर लेंगे उनकी राय इस ब्रेक के बाद।